हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पाचन तंत्र यानी हमारे ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और जिस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर ऐसे ही आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती रहेंगी। तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमारे पाचन तंत्र स्टार्टिंग मुख से होता है, यानी हमारे पूरा शरीर है। और ये मैंने नीचे थोड़े बड़ी आँत, छोटी आँत और आमाशय के थोड़े पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो इस पर बाद में नज़र मारेंगे। तो पहले यहाँ पर हम नज़र देखते हैं मुख गुहा, यानी ये मुख गुहा है और ये मुख, यानी मेरा जो माउथ होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, और जो बीच वाला यानी अंदर पार्ट जाता है जीभ दांत उपस्थित, तो वो मुख गुहा कहलाता है। तो मुख की पीएच का मान कितना होता है? वैसे हम इस टोटल चीज़ को क्या बोलते हैं? आहार नाल। आहार नाल की लंबाई होती है 9 से 10 मीटर। 9 से 10 मीटर में जहाँ आहार नाल हमारा स्टार्ट, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, मुख और मुख गुहा से होती है। मुख गुहा में दांत, जीभ और कुछ लार ग्रंथियाँ उपस्थित होते हैं, जिसका चित्र मैंने बनाया हुआ, जैसे कर्णपूरु ग्रंथि है, अधोजम ग्रंथि है और अधोजीवा ग्रंथि है। और अगर मैं आपको एक मेन बात बताऊँ कि हमारे जो हम दांतों का अध्ययन करते हैं उस चीज़ को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। आपको याद रहना चाहिए कि हम दांतों का जिस चीज़ में अध्ययन करते हैं वो चीज़ कहलाती है ओडेंटोलॉजी। और आपको पता होगा कि मनुष्य के जीवन में केवल पूरी लाइफ स्टाइल में 2 बार दांत आते हैं, यानी 2 बार दांत आते हैं। इसका लोग है द्विबारदंती। द्विबारदंती में दूध के दांत बच्चे के अंदर आते हैं 20 दांत, और स्थायी दांत हमारे होते हैं 12, जो बाद में आते हैं दूध के दांत टूटने के बाद। इसलिए टोटल हो गए 32 दांत। और विषमदंती, नेक्स्ट टॉपिक हमारे 11th क्लास के एनसीईआरटी में रखा विषमदंती। तो मनुष्य में सभी दांत एक प्रकार के तो नहीं होते, इसलिए इसको कहा गया है विषमदंती। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं: कृतनक, रदनक, अग्रचरणक, चरणक। कृतनक 8 प्रकार का, जो कि काटने का काम करते हैं। रदनक 4 प्रकार का, जो कि चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचरणक पीसने का काम करते हैं, जो कि इनकी संख्या 8 होती है। और चरणक होते हैं 12, जो कि लार के साथ पीसते हैं। तो मैं आपको फिर से संख्या बताता हूँ, और उनके भाग पहला है कृतनक, रदनक, अग्रचरणक, चरणक। संख्या है 8, 4, 8, 12, टोटल हो गए 32 दांत। और अगला आता है ग्रथदंती। हमारे मनुष्य के शरीर में जबड़े में दांत उपस्थित होते हैं, यानी दांतों की मसूड़ों में व्यवस्था होती है, उसको ग्रथदंती कहते हैं। ग्रथदंती आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रथदंती। और हमारे दांतों का निर्माण कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से होता है। मनुष्य शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनिमल होता है। अगर मैं आपको एक टॉपिक बताऊं, एक इम्पोर्टेंट वे है समझने के लिए, याद रख सकते हैं आप। एनिमल काफ़ी कठोर पदार्थ होता है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो शायद अपन यहाँ हिंदू धर्म में मान्यता है कि वहाँ पर हम गंगा नदी में उसको प्रवाहित करते हैं, ये वो, उसका इस्तेमाल वो जलती नहीं है, उसके दांत हमको अवशेष मिलते हैं, अवशेष के रूप में। मेरा कहने का मतलब उसके अवशेष मिलते हैं दांत, इसलिए ही मिलता है क्योंकि उस पर एनिमल की परत होती है, और एनिमल अपने शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। नेक्स्ट आता है दंत सूत्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दंत सूत्र आपको हर बार 10th के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। दंत सूत्र ये फिलहाल मैं आपको 11th पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 10th 11th इनमें मिलता है पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम। 8th क्लास या फिर और कोई भी क्लास हो, ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम मिल ही जाता है। तो जो बड़े लोग होते हैं, यानी वयस्क में दंत सूत्र होता है 21-23/21-23 गुणा 2, और बच्चों में होता है 2102/2102 गुणा 2। अगर मैं आपसे पूछूँ तो किशोरों में क्या होता है, यानी किशोर अवस्था जो होती है उसमें क्या होता है? क्योंकि बच्चे में 2102/2102 गुणा 2, क्योंकि उसमें हमारे अगर चरणक दांत उपस्थित नहीं होते हैं। और वयस्क में होते हैं 21-23/21-23 गुणा 2, उसमें सभी दांत उपस्थित होते हैं। और आपको पता हो किशोरों में अक्कल झाड़, आपने नाम सुना हो, वो अनुपस्थित होती है। तो उसके अलावा इसका सूत्र क्या बनेगा? 21-22/21-22 गुणा 2। और बच्चों में भी मैंने बताया आपको, अग्रचरणक दांत अनुपस्थित होते हैं और अकल झाड़ भी अनुपस्थित होते हैं, अकल झाड़ नहीं होती। नेक्स्ट हमारा इसी माउथ के अंदर ही चल रहा है। आप अभी मुख और मुख गुहा के पाठ चल रहे हैं, जो मैंने दांत समझा है। अब आती है जीभ। जीभ हमारा स्वाद चखने का काम करती है। तो जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती है, जिनको हम पेपिली कहते हैं। ये वर्ड आपको याद रखना है कि इसको पेपिली, मतलब स्वाद कलिका को क्या कहते हैं? पेपिली। नेक्स्ट है कि जीभ, आपने अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ
तो जीभ आपने देखा होगा कि कुत्ता जो है उसकी जीभ थोड़ी मतलब मुंह से ज़्यादा बाहर निकली रहती है गर्मियों के समय में, और इंसान की इतनी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे इंसानों के गले में एक हड्डी होती है थोरैसिक बोन, उसका सेकेंडरी नेम है हायोडस्थी, हायोड बोन, और वो हमारी जीभ हायोडस्थी से बंधी होती है फ्रेनुलम के द्वारा। ये याद रखना किसके द्वारा बंधी रहती है? फ्रेनुलम के द्वारा। और अगर आपने देखा हो कि किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो उसकी आंखें और जीभ बाहर आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हायोडस्थी टूट जाती है, जिससे श्वास नली उसकी बंद हो जाती है, जिससे वो डेथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपना, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माउथ। हमारा ख़त्म हो चुका है। एक कर्णपूर्व ग्रंथि, ग्रंथियों में आपको अलग से बताऊंगा, जैसे ग्रंथि, कर्णपूर्व, लार ग्रंथियाँ हैं, या फिर ये यकृत है, अग्नाशय है, एक्सेट्रा जो भी है, ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, पर अभी इसी वीडियो में बता दूँगा। पर नेक्स्ट हमारा ग्रसनी। ग्रसनी वैसे इसमें कुछ है नहीं है, एक आम रास्ता है जहाँ पर एक भोजन और वायु दोनों मिलते हैं, क्योंकि यहाँ इससे ही ये श्वास नली अलग होती है, क्योंकि फेफड़ों की तरफ चली जाती है, और यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिस, जो श्वसन यानी वायु को श्वसन नली में भेज देता है और भोजन को भोजन नली में भेज देता है, यानी ग्रसिका। और ग्रसनी के बाद आगे भोजन ग्रसिका में पहुँचता है, जो कि मैंने यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा हुआ ग्रसिका, ये रहा। और यहाँ से ये है ग्रसिका। ये क्या है? इसी में जब हम खाना खाते हैं, हमारे माउथ से इस प्रकार से खाना आया, आकर वो कर्मानुकुंचन यानी कुछ इस प्रकार से कर्मानुकुंचन गति द्वारा पेट तक जाता है। इसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस गति। और आप कहो भाई हमको वोमिटिंग होती है यानी उल्टी आती है, तो कौन सी गति होती है? वो भी कर्मानुकुंचन गति के द्वारा ही होता है, उसको कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस गति। आपको ये वर्डिंग याद रखनी है, पेरिस्टालसिस और एंटी पेरिस्टालसिस। ये इंग्लिश के वर्ड हैं, पर आप इंग्लिश में पूछा जाएगा, हिंदी में जैसे आप बता दिए मैंने, कर्मानुकुंचन यानी संकुचन और स्थिल। और इस ग्रसिका के बाद भोजन को आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। अब आता है आमाशय, यहीं से हमारा मेन टॉपिक शुरू हो जाते हैं। मेन टॉपिक शुरू हो गए हैं आमाशय। आमाशय के 4 भाग होते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, कार्डियक, फंडस, शरीर, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडस, शरीर, पाइलोरिक। और ये आपको पता होगा आमाशय में म्यूकस लेयर भी मिलती है, जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है। ताकि आपको पता है कि हमारे आमाशय में HCl का स्राव होता है। इससे अगर HCl ऐसे स्राव होगा तो हमारे अंदर की जो HCl है, आपको पता है कि अम्ल होता है, जो कि हमारे शरीर को जला सकता है। इसलिए यहाँ पर म्यूकस लेयर होती है, जो कि उसको उदासीन कर देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर ग्रसिका के बाद भोजन आमाशय में पहुँचता है। तो आमाशय की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के J अक्षर के समान होती है। और उसके भाग मैंने आपको बताए, कार्डियक, फंडस, शरीर और पाइलोरिक। आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसका नाम है म्यूकस। जैसे मैंने आपको बताया, जो छाया पड़ते हैं। एक म्यूकस मतलब एक रस का नाम है, जो किसके द्वारा साबित किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि म्यूकस गिरवा सेल आमाशय में यहाँ से लेकर ऐसे म्यूकस लेयर मिलती है, जो कि किसके द्वारा साबित की जाती है? म्यूकस गिरवा सेल्स के द्वारा। और हमारे आमाशय में एक पेप्टिक यानी मुख्य कोशिका, जो पेप्सिन ओजन का स्राव करती है। पेप्टिक या मुख्य कोशिका यानी सेल्स होती हैं, उसका नाम है पेप्टिक। फिर हम उसको मुख्य कोशिका भी कहते हैं, जो कि पेप्सिन ओजन का स्राव करती हैं। और अगली कोशिका है ऑक्जेक्टिव कोशिका या भित्ति कोशिका। नाम आपको ये याद रखें, दोनों एक ही नाम है, ऑक्जेक्टिव कोशिका या फिर भित्ति कोशिका, जो कि HCl का स्राव करती है। HCl ये काफ़ी मेन टॉपिक है। अब वैसे मेन टॉपिक आमाशय में आता है कि pH का मान जरूर पूछते हैं। तो आमाशय की pH होती है 1.5 से 1.8। आमाशय में आने वाले सूक्ष्म जीव। अब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो भाई हमारे मुंह साथ, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल साफ चीज़ खाते हैं, उनमें कुछ जीवाणु भी आ जाते हैं, वो फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। उनको मारने का काम HCl करता है। और HCl द्वारा निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित एंजाइमों को सक्रिय अवस्था में कर दिया जाता है। पेप्सिनोजन किसके द्वारा साबित किया जाता है? मैंने बताया था, पेप्टिक या मुख्य कोशिका के द्वारा। पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदलता है। प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में रेनिन में बदलता है। प्रोटीन, अब प्रोटीन आप समझ गए कि हमको फल फ्रूट से मिलता है, जो पेप्सिन यानी पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदला था। प्रोटीन पेप्सिन की उपस्थिति में पेप्टोन्स या प्रोटियोज में बदलता है।
क्लियर। और अब आती है दूध। दूध, अब मैंने प्रोटीन की बात की तो दूध सबसे मेन आता है। तो दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है जिसकी वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है। दूध का रंग सफ़ेद होता है, जैसे आप भैंस का दूध देखोगे तो सफ़ेद होता है, क्यों? कैसीन प्रोटीन के कारण। और अब कहो भाई गाय का पीला भी होता है, तो वो राइबोफ्लाविन के कारण पीला होता है। आमाशय में अच्छे विपरीत प्रभाव बचाने के लिए मैंने अभी बताया था, म्यूकस लेयर उसका काम करती है, वो क्षारीय प्रकृति की होती है। और आमाशय में जो HCl स्राव करती है ओजागिंटिव या भित्ति कोशिका HCl, वो अम्लीय प्रकार का होता है। ये दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचती। और कभी कभार आपने सुना होगा कि यदि आमाशय में एसिडिटी की क्षमता बढ़ जाती है तो हमको बाहर से क्षार खाने की वजह से, यानी म्यूकस लेयर थोड़ी कम सक्रिय हो जाती है, इसलिए हमें बाहर से क्षार लेना पड़ता है। तो बाहर से क्षार लेने का मतलब है इनो। आपने नाम सुना होगा, इनो के अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल स्क्वायर पाया जाता है। और आमाशय का हमारा टॉपिक लगभग खत्म होता है। और अब नवजात शिशु यानी जो बच्चे होते हैं उनमें भाई वो दूध पीते हैं, खाना खाते नहीं, तो उनमें रेनिन एंजाइम उपस्थित होता है उनके मुख में, जो कि दूध की कैसीन प्रोटीन का पाचन कर देता है। मैंने बताया ना, दूध में कैसीन प्रोटीन जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, उनमें रेनिन एंजाइम होता है जो कि इस कैसीन प्रोटीन का पाचन कर देता है। और मैं आपको 3 नाम अभी मेन बता रहा हूँ। मुख में अर्धपचित भोजन को बोलस कहते हैं। मुख में अर्धपचित भोजन को बोलस, आमाशय में अर्धपचित भोजन को क्या? काइम कहते हैं। और एक आगे आ गया छोटी आंत में, अभी बता देता हूँ क्योंकि 3 नाम है। छोटी आंत में अर्धपचित भोजन को काइल कहते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। छोटी आंत में अर्धपचित भोजन काइल, आमाशय में अर्धपचित भोजन काइम, और मुख में अर्धपचित भोजन बोलस कहते हैं। अब आती है छोटी आंत। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ले रखे हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत की लंबाई होती है 6.5 मीटर। अगर इस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। जो छोटी आंत का ड्यूडेनम पार्ट है, ये है ड्यूडेनम, छोटी आंत यहाँ से ये स्टार्टिंग वाला, इसमें संपूर्ण भोजन का पाचन हो जाता है। कुछ 1-2 ही अवशेष बचते हैं। इस भाग में यकृत से पित्तरस आता है। जो यकृत है, मैंने आपको बता दिया, इसमें जो ये है ना अपनी ग्रंथियाँ, इनके बारे में आपको अभी मतलब एक बार पढ़ा, इनके बाद बड़ी आदतें करने के बाद तो पढ़ाऊँगा। तो यकृत से यहाँ पर पित्ताशय, शायद मैंने छोड़ दिया इस क्षेत्र में, पित्ताशय और आएगा, सॉरी, यहाँ पर पित्ताशय आता है, जहाँ पे यकृत पित्तरस बनाता है, पित्ताशय में संग्रहित रहता है। तो यहाँ से एक नलिका निकलती है जो यहाँ पर आती है छोटी आंत के पार्ट में, ऐसे, यहाँ से कुछ ऐसे। यहाँ पित्तरस में 2 वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीबिरडिन, और फास्फोरस 2 और कोलेस्ट्रॉल मेन होते हैं। बिलीरुबिन, बिलीबिरडिन, आपको यही याद रखना है, बिलीरुबिन, बिलीबिरडिन। बिलीबिरडिन वर्णक के कारण पित्तरस का रंग हरा होता है, यानी जो यकृत हमारा पित्तरस स्रावित करता है इसका रंग हरा होता है। किस लिए? बिलीबिरडिन वर्णक के कारण। और अगर आपको पीलिया रोग सुना हो ना, पीलिया रोग, वो इसी के कारण होता है। बिलीरुबिन, बिलीबिरडिन के कारण ना वो हमारे आँखों या शरीर में कहीं पर भी जमा हो जाती है, इसलिए हमारा पीलिया रोग हो जाता है। बिलीबिरडिन वर्णक के कारण मैंने आपको पित्तरस का रंग हरा बताया, पीलिया रोग बिलीरुबिन, बिलीबिरडिन के वर्णक के जमा होने के कारण बताया। अब आता है पित्तरस के द्वारा वसा का पाइसीकरण होता है। जो हमारा पित्तरस जो कि यकृत स्रावित करता है, इसके द्वारा हमारा वसा का पाइसीकरण होता है ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, ये भी ड्यूडेनम में चल रहा है। ये ड्यूडेनम, छोटी आंत का पार्ट ड्यूडेनम, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर होता है ड्यूडेनम। आमाशय से हमें अग्नाशय से हमें अग्नाशय रस प्राप्त होता है। इस रस को हम पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा सभी पूर्ण पाचक पदार्थों का पाचन कर दिया जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पाइसीकरण पित्तरस ने कर दिया, खनिज, लवण, सब का पाचन अग्नाशय के द्वारा कर रहा है। और अग्नाशय के बारे में आपको मैं एक और टॉपिक बता दूँ, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, क्योंकि ये एंजाइम का भी स्राव करती है और हार्मोन्स का भी। एंजाइम और हार्मोन्स वाले चैप्टर में अलग आता है इसका जिक्र। और अगर मैं अभी एक ग्रंथि है तो मैं ग्रंथि इसके साथ ही पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वसा का पाइसीकरण अग्नाशय से होता है। अब अग्नाशय के बारे में अभी थोड़ी डिटेल में बताया मैं अभी आगे है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात आती है।
कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा का स्रोत है जो कि माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाता है। लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में बदल जाता है। सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल जाता है। ठीक, और छोटी आंत का ये ड्यूडेनम पार्ट हमारा ख़त्म हुआ। अब आता है जेजेनम। इसमें कुछ नहीं, इसमें भोजन का किसी भी प्रकार को पाचन नहीं होता। इसमें भोजन कुछ समय के लिए रुकता है और इलियम में चला जाता है। अब इलियम में एक आपको मेन पॉइंट सुनने को मिलेगा। अब इलियम में आ गया है, इलियम में विलाई होते हैं। अगर आपको पता हो कुछ ये, जैसे कि हमारी इलियम है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो उसमें कुछ उंगली के समान प्रवर्ध पाए जाते हैं। इस प्रकार से ऐसा नहीं, ऊपर की ओर भी होते हैं ऐसे। अब फिलहाल मैंने इनको बड़ा बना दिया, ऐसे रास्ता ब्लॉक नहीं होता वैसे, पर मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से पाया जाता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मांग पाए जाते हैं। सूक्ष्मांग का अर्थ इनसे ही है जो उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से होते हैं। ताकि भोजन कैसे निकलेगा, 1 मिनट रुक जाओ, ऐसे होते हैं ताकि भोजन, मतलब यहाँ पे मेरी उंगली थी तो ऐसे। इससे हमारे छोटे आंत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है ताकि भोजन अधिक से अधिक अवशोषित कर पाए, ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए हमारे। और इन उंगली समान प्रवर्ध, इनको क्या बोलते हैं, विलाई। यही वर्ड मेन है, इसको स्टार लगा कर लिख सकते हो आप, किसको विलाई बोला जाता है। हमारे छोटे आंत में ड्यूडेनम पड़ा, जेजेनम पड़ा, इलियम पड़ा। नेक्स्ट आता हमारा बड़ी आंत। बड़ी आंत में आता सिक्कम। छोटी आंत के इलियम के बाद खाना सिक्कम में पहुंचता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचन क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट आता है बड़ी आंत के पार्ट कोलन। इस भाग में भोजन में से कुछ पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। कुछ पदार्थों का, जो ये कोलन है, जो कि ये है, सिक्कम ये होता है, कोलन ये होता है, रेक्टम ये होता है, मलाशय होता है, गुदा ये होता है। और आप अभी कोलन को अगर साइड में रखो, क्योंकि कोलन मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो ये मैंने सिक्कम पढ़ा दिया। तो ये आपने देखा कर्मी रूप परिशेषिका, ये आपको समझ नहीं आया। ये पहले के ज़माने में इसकी वर्किंग होती थी। कर्मी रूप परिशेषिका, इसको हम इंग्लिश में अपेंडिक्स भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि भाई अपेंडिक्स दर्द हो रहा है, वही अपेंडिक्स है। क्योंकि हमारे पूर्वज, यानी जो पहले बंदरों का हमारे पूर्वजों माना जाता है, तो वो पहले घास वास खाते, तो उनका पाचन, यानी घास में क्या होता है घास में, यानी वो लोग घास को खाते थे। वो घास का पाचन करने के लिए ये कर्मी रूप परिशेषिका का काम करते हैं। अब इस पर कर्मी रूप परिशेषिका को काम नहीं होता, इसलिए यहाँ से इसका रास्ता ब्लॉक होता है। पर अभी भी है, कुछ लोग इसको निकलवा लेते हैं, जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, क्या मेरा अंदर है, पर इसका कोई काम नहीं है, वैसे है नॉर्मल, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया नॉलेज के लिए। नेक्स्ट हमारा कोलन में कुछ पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। अब आपको भाई, हमारा तो इलियम में सब वहाँ से रस आया था और पूर्ण पाचक रस खा गया, क्योंकि उसने सभी का पाचन कर दिया। फिर अब ये क्या है भाई, मैंने बताया कुछ ना कुछ तो रह जाता है, इसलिए तो विलाई पाए जाते हैं ताकि हमारा क्षेत्रफल बढ़ के अच्छे से। कोलन में इकोलाई बैक्टीरिया होता है, जो कि क्या काम करता है, जीवाणु के द्वारा भोजन को मल में बदलने का कार्य करता है। यानी जो हमारा भोजन है, जो हमने खाया है, मुख से भोजन चला ऐसे, और यहाँ पर कोलन में इकोलाई बैक्टीरिया, इस नाम का यार है ना, इकोलाई बैक्टीरिया द्वारा इसको मल में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ से इसको आप स्टार पॉइंट के रूप में भी देख सकते हो कि कुछ इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा रेक्टम। इंग्लिश में कहोगे कि भाई मलाशय और रेक्टम का अर्थ है होता है, पर हम इसको अलग तरीके से क्योंकि रेक्टम ये होता है, तो मलाशय अलग यहाँ होता है जहाँ पे मल रुका है, यानी इकट्ठा होता है, और गुदा एनस यानी छिद्र पाया जाता है जहाँ से हमारे मल को त्याग दिया जाता है। रेक्टम कोलन से आया हुआ मल यहाँ पर कुछ समय के लिए संग्रहित किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ समय के लिए जो बचा जल खनिज थोड़ा बहुत भी कुछ वो सारा उससे यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर मलाशय में इकट्ठा हो जाएगा। बस इसके अलावा यहाँ पर कुछ काम नहीं होता। अब आता है गुदा। मलाशय में एकत्रित मलाशय में एकत्रित मल गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। मल द्वार, इसके बारे में
भाई अब मल की इच्छा जागृत होती है, यानी हमारे दिमाग को एक संदेश मिलता है कि भाई हाँ भाई अब थोड़ा बन रहा है प्रेशर, तो उसकी इच्छा जागृत न्यूरल रिफ्लेक्स करता है। एक ये भी एक एंजाइम है, ये भी आप याद रखना, न्यूरल रिफ्लेक्स हमारे मल की त्यागने की इच्छा जागृत करता है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार पाचन तंत्र था। बट अभी भी एक टॉपिक बचा हुआ है, लार ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और ये हमारी 3 ग्रंथियाँ बची हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट आती है लार ग्रंथि। लार का निर्माण 3 जोड़ी, कौन कौन सी? कर्णपुर, अधोजम, अधोजीवा। जीवा मतलब यानी जीभ के नीचे होती है। अधोजम यानी जाड़, पिछले 94 दांतों के नीचे उपस्थित होती है। कर्णपुर यानी कान के पीछे उपस्थित होती है। समझिए इनकी लोकेशन। लार का निर्माण 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। गाल में कर्णपुर ग्रंथियाँ, यानी जो हमारा गाल है, गाल के यानी कान और गाल के बीच में, यानी कान के पीछे। अब आप कहोगे भाई कि हमारा ये कान है, तो अगर आप कान के पीछे बोले तो इस तरफ स्थित होना चाहिए, बट नहीं, गाल या पका ये होता है और इसके बीच में ये हमारी कर्णपुर ग्रंथि उपस्थित होती है। और निचले जबड़े में, मैंने बताया जाड़ के नीचे, दांतों के नीचे, अधोजम, इसका सेकेंडरी नेम है अधोजम, दांतों के नीचे, इसका सेकेंडरी नेम है अचिबुकीय ग्रंथियाँ, तथा जीभ के नीचे अधोजीव्या ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। इनके द्वारा लार में पहुंचा जाता है। इनका बस इतना ही काम है। और लार ग्रंथियों के द्वारा 2 एंजाइम स्रावित किए जाते हैं, लाइसोजाइम और सलाइव एमाइलेज। लाइसोजाइम क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को मारता है जो कि मुख में आ जाते हैं, जो बच जाते हैं वो पेट में HCl द्वारा मार दिए जाते हैं। और सलाइव एमाइलेज 70% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। और अकॉर्डिंग टू NCERT 30% भोजन का पाचन करता है। भाई कई जगह 70% और कई जगह 30%, पर अपन NCERT बेस पढ़ा रहे हैं तो NCERT में 30% दे रखा है। 30% भोजन का पाचन कर देता है। नेक्स्ट हमारी ग्रंथि आती है यकृत। और मैं यहाँ पर भाई पित्ताशय बनाना भूल गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, यह मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जिक्के के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी ग्रंथि मानव की यकृत। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। ये इसका वजन, भार भी तो होगा भाई, 1.2 से 1.5 kg होता है। यह उदर के मध्य पट के ठीक नीचे, उदर के मध्य पट, ये मध्य पट है यहाँ पर, ऐसे डायफ्राम मध्य पट के ठीक नीचे, मैंने बताया ये मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है। और यह 2 पालियों में होता है, जैसे मैंने यहाँ पर दर्शाया 2 पालियाँ, 2 ऐसे दर्शा रखे हैं, 2 पालियों में होता है। और यकृत पालियाँ, यानी ये ऐसी पालियाँ मतलब सेल का ही नाम है। यकृत संरचनात्मक क्रियात्मक है, जैसे हमारी मानव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? कोशिका। और यकृत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को यकृत पालियाँ कहते हैं, जिसके अंदर यकृत कोशिकाएँ रज्जु की तरह व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, कोशिका किस तरह व्यवस्थित होती हैं? रज्जु की तरह। यकृत पालियाँ संयोजी उत्तक की एक पतली परत से ढकी होती हैं, जिन्हें गिल्सस कैप्सूल कहते हैं। ध्यान देने के अकॉर्डिंग में गिल्सस कैप्सूल किसे कहते हैं? यकृत पालियाँ संयोजी उत्तक की एक पतली परत से ढकी होती हैं। यकृत पालियाँ संयोजी उत्तक की एक पतली परत से ढकी होती है। इस पतली परत को, जो मेरा हाथ दिखा रहा है, इसको गिल्सस कैप्सूल कहते हैं। यकृत के द्वारा पित्तरस का स्रावन किया जाता है, जो पित्ताशय में संग्रहित रहता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, ये मैंने पित्ताशय नहीं बनाया, यहाँ पर हमारा पित्तरस संग्रहित रहता है। पित्ताशय की नलिका, यानी पित्ताशय मैं बना ही देता हूँ, कुछ इस प्रकार होता है, यानी पित्ताशय की नलिका और यकृत की नलिका। यकृत से भी एक नलिका पित्ताशय में संग्रहित रहता है। पित्ताशय की नलिका और यकृत की नलिका मिलकर एक मूल पित्तवाहिनी का निर्माण करती हैं। भाई ये एग्जाम में पूछा गया है कि यकृत नलिका और पित्त नलिका मिलकर किसका निर्माण किया? मूल पित्तवाहिनी नाम है ना, मूल पित्तवाहिनी। और मैंने क्वेश्चन गलती बता, मैं यकृत नलिका लिख के आया था, क्योंकि भाई गलत था, वैसी है। मूल पित्तवाहिनी का निर्माण होता है। पित्ताशय नलिका और अग्नाशय नलिका, यानी अब नेक्स्ट बार अग्नाशय क्या लिखा, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अग्नाशय नलिका और पित्ताशय नलिका मिलकर यकृत अग्नाशय नलिका द्वारा ड्यूडेनम होती है।
जो ओडी स्पिन कटर द्वारा नियंत्रित होता है। भाई ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लाइन में फिर से बोल रहा हूँ। पित्ताशय नलिका, पित्ताशय क्या है? एक थैली है जिसमें पितरस भरा रहता है जो कि यकृत से आता है। पित्ताशय नलिका और अग्नाशय नलिका दोनों आपस में मिलकर अब अग्नाशय और यकृत यानी यकृत अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करती है जो कि ड्यूडेनम में खुलती है। जो कि मैंने बोला था भाई अग्नाशय रस आता है जो कि पूर्ण पाचक रस कहलाता है, वो यहीं से आता है जो कि ड्यूडेनम में खुलता है, जो कि ओडी स्पिन कटर द्वारा भाई होता है। जैसे कि अपने घरों में वाल होता है ना, पानी की टूटी के वाल लगा रहता है कि पानी टंकी भर गई तो वाल बंद कर दो, उस पर मतलब वो ओडी स्पिन कटर का काम कर रहा है, यानी उसको नियंत्रित करता है कितना पितरस भेजना है कितना नहीं भेजना, उस प्रकार से ओडी स्पिन कटर काम करता है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर का अग्नाशय। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी। अग्नाशय आता है जिसकी आकृति भाई सी, ये कुछ आमाशय और छोटी आंत, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत भाई यहाँ पर होती है तो एब्सेंट तो कर नहीं सकते कि ये जो भाई सी बना हुआ ना, यहाँ कुछ इस प्रकार से सी बनता है, यहाँ पर ये अग्नाशय उपस्थित हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अग्नाशय उपस्थित होता है। अग्नाशय के बारे में यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मैंने बता दिया। यह अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसमें बहिःस्रावी भाग, अब ये मेन पार्ट आ रहा है, इसमें बहिःस्रावी भाग के द्वारा अग्नाशय रस का श्रवण किया जाता है, यानी बहिःस्रावी यानी एंजाइम का अग्नाशय रस नाम होता है उसका। और अंतःस्रावी के द्वारा इंसुलिन व ग्लूकेगोल हार्मोन का श्रवण किया जाता है, ये नाम याद है ना। अंतःस्रावी इसके रस कौन कौन से हैं? इंसुलिन व ग्लूकेगोल। और बाह्य यानी एंजाइम कौन सा है? अग्नाशय रस। अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अगर आपको मेरा पढ़ाया भाई समझ में आया हो तो भाई थैंक यू। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो क्योंकि इस पर इसी प्रकार के ऑनलाइन क्लासेस आते रहेंगे। इस बार भाई मेरे चैनल पर पहला वीडियो है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा लिख कर पढ़ा नहीं पाया। मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर ही इसमें समझा दिया सारी चीज़ें कैसे कुछ है। तो भाई सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बिल्कुल माउथ से बोलकर और ऐसे लिख कर भाई मेहनत करेंगे, ऐसे लिख कर पढ़ाएंगे भाई आपको। ये तो कुछ भाई डायग्राम मैंने पहले आपको मैं डायग्राम का लिंक यानी जो रियल डायग्राम है उसका पिक मैं आपको लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपको इसके नोट्स चाहिए तो उसके भी आपको PDF डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।